के बारे में कोई हमें न परेशानी थी न परेशानी है, वही पुरानी बातें थी, लेकिन जरा उसमें जरा जहर ज्यादा मिला हुआ था। 3 दफा वो वज़ीर आज़म रह चुके हैं। इलेक्शंस में चूंकि इस दफा वो इलेक्ट नहीं हुए तो इलेक्शन कमीशन भी बेकार है, वो काम नहीं कर रहा और उसने अपना फर्ज पूरा नहीं किया। अदालतें हैं तो अदालतें भी चूंकि उनके हक में जब फैसला हो तो वो ठीक है। हर किस्म की उस चीज में इन्वॉल्व हुए जिससे कि इस मुल्क को नुकसान पहुंचा। और ये जो फैटिफ का कानून था, ये आखिरी हरबा था उनको हमें ब्लैकमेल करने का। जब वो भी नहीं चला तो फिर उन्होंने ये तकरीर की, वरना मेरा ख्याल है कि वो ये तकरीर करते भी नहीं। तो इस लिहाज से हमने तो क्या काबीना में तो एक लफ्ज नहीं बोला गया एपीसी के बारे में। जरदारी साहब और मियां साहब की जो कल की कंट्रीब्यूशन है, उसने उस इकट्ठ और उस वहदत में वजन डाला। पाकिस्तान की सियासत में जो उनका अपना एक रोल है और उसका जो वजन है, हमें उसका ज़रूर उसको वो हैसियत देनी पड़ेगी। उसूली तौर पर तो अगले महीने से ही कुछ शुरू कर दिया है और उसका एंड जो है वो जनवरी में हम हतमी तौर पर ले जाएंगे। पहले तो इंशाल्लाह पहले मकासद हासिल हो जाएंगे, लेकिन कल रहबर कमेटी का इजलास है जिसमें तमाम सियासी जमातों के अपोजिशन जमातों के नुमाइंदे मौजूद होंगे और वही उस सिलसिले में जुज़ियात हैं उसको तय करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप लाइव प्रोग्राम देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। कराची बल्दिया फैक्ट्री के हवाले से जो मुल्ज़िमान हैं उनको सज़ा हो चुकी और 264 मरतबा सज़ाए मौत का हुक्म सुनाया गया रहमान भोला को और ज़ुबैर चिड़िया को। ये वो जालिम लोग हैं जिन्होंने फैक्ट्री में आग लगाई थी भत्ते के लिए। और इसमें मज़ीद 4 मुल्ज़िमान को जो है वो रऊफ़ सद्दीकी समेत 4 मुल्ज़िमान को जो है वो बरी किया गया है शवाहिद ना होने की बिना पे। और उनके अलावा जो है दीगर 4 मुल्ज़िमान अली मोहम्मद, अरशद महमूद, फ़ज़ल और शाहरुख को सहूलतकारी के इल्ज़ाम में उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है। अच्छा, ये जितने भी लोग हैं ये सारे अननोन किस्म के लोग हैं, इनमें नोन आदमी कोई नहीं है। ये भत्ता इकट्ठा होता था, कहाँ जाता था, कैसे पहुँचता था और ये किसके कहने पे पैसा इकट्ठा कर रहे थे, क्या ये इंडिविजुअल्स का अपना किरदार था, ये चीज़ें आने वाले वक्त में और खुल जाएंगी और कुछ JIT के ज़रिए से खुल भी चुकी हैं। लेकिन ये एक अदालती फ़ैसला है और अदालत में फ़ैसला बहुत देखभाल के किया जाता है और इस बात को ज़रूर देखा जाता है कि अगर कोई गुनाहगार बच जाए तो एक अलग बात है, लेकिन किसी बेगुनाह को सज़ा नहीं होनी चाहिए। तो अदालत की नज़र में ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। बहरहाल एक बड़ा दिन है कराची वालों के हवाले से, बल्दिया वालों के हवाले से और जो 264 लोग इस वाक़े में शहीद हो गए थे उनके हवाले से। मेरे साथ जो मेहमान मौजूद है मैं तारुफ करा लूं प्रोग्राम में ताकि फिर हम बातचीत का आगाज़ करते हैं। हमारे साथ रियाज फतियाना साहब, मेंबर कौमी असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, रुबीना कायम खानी साहबा हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, हमारे साथ सेनेटर निहाल हाशमी साहब मौजूद हैं PMLN से। आप तीनों मेहमानों का ज्वाइन करने के लिए बहुत शुक्रिया। जो दीगर मामलात हैं वो पॉलिटिक्स से रिलेटेड हैं। मैं पहला सवाल सिर्फ पीपल्स पार्टी की तरफ रखता हूँ। रुबीना कायम खानी साहबा, सिर्फ इतना बताएं कि नवाज शरीफ साहब का जो मुकम्मल बयानिया है अगर आप सुने तो उसको पीपल्स पार्टी की मुकम्मल हमायत हासिल है या नहीं? बहुत सारी चीज़ें नवाज शरीफ साहब ने कही और मैं समझती हूँ एक बड़ा उन्होंने एक बहुत चीज़ों को वाज़े करके कहा और उस पर बिल्कुल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी काफ़ी सारी चीज़ों पे उनके साथ एग्री है। और जिस तरह से आपने देखा कि जो ख़ास तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा एक डिक्टेटरशिप के ख़िलाफ़ जेलें काटी हैं, शहादतें नोश फरमाई हैं और एक लंबी जद्दोजहद की है इस मुल्क में कि जो है वो इस्टेब्लिशमेंट काम ना करे, जो एक ट्रांसपेरेंसी के साथ जो है वो इलेक्शन हो इस मुल्क में और एक जमहूरियत जो है वो ट्रैक पे हो। तो ये सारी चीज़ें और अगर अकाउंटेबिलिटी सिर्फ और सिर्फ जो है वो सियासी लोगों की ना हो, उनको सियासी जो है तौर पे पॉलिटिकली विक्टिमाइज ना किया जाए, वो बल्कि जो दूसरे इदारों में भी जो काली भेड़ें हैं उनको भी उस सिर्फ में या जो है उनकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, इदारों में इतनी जरूरत होनी चाहिए कि वो उनसे भी पूछ गछ करे। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं। मैं तो इस चीज़ पे वो काफ़ी मतलब वो हुई हूँ कि नवाज शरीफ साहब ने अपनी माजी की गलतियों पे भी जो है वो माफ़ी मांगी है और उन्होंने जो एक पूरा अपनी एक स्पीच की है वो मैं समझती हूँ कि हम सबको एज अ पाकिस्तानी उस पर और एज अ पॉलिटिकल वर्कर, एज अ पॉलिटिकल पार्टी जो है हमें इस चीज़ पे एग्री होना चाहिए क्योंकि पाकिस्तान की बका ही इसी में है कि हर इदारा अपनी लिमिट में रह के जो है वो काम करे।
जी ठीक है। अब निहाल हाशमी साहब, आपका जो नुक्ता नंबर 2 है, आप अपनी जो APC है या उसको नाम दिया पाकिस्तान डेमोक्रेटिक अलायंस का पहले नुक्ते में, तो जो उसका दूसरा नुक्ता है वहाँ पे बड़ी वजाहत के साथ ये कहा गया कि एस्टेब्लिशमेंट और एस्टेब्लिशमेंट के इदारे ये आइन के तहत जो है वो रहें और मुल्की सियासत में और इन मामलात में अपनी मुदाखलत ना करें। मैं बड़ा सादा सवाल आपसे करने लगा, बहुत बुनियादी है। आप एस्टेब्लिशमेंट किसको कहते हैं और कौन कौन से वो इदारे हैं जो एस्टेब्लिशमेंट हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने अपने सवाल का जवाब भी खुद ही दे दिया। देखिए, पाकिस्तान सबसे ऊपर है, उसके बाद इदारे हैं, और जो सबसे बड़ा इदारा इंडिपेंडेंट फोरम है जो आइन साजी भी करता है और सारे इदारों को ही बनाता है, वो पार्लियामेंट है। तो पार्लियामेंट जो है वो अगर जवाब दे, और जवाब दे किसको है? अवाम पाकिस्तान को। पार्लियामेंट के जो नुमाइंदे हैं वो अपने लोगों को जवाबदेह होते हैं, अवाम पाकिस्तान को। तो फिर हर को जवाबदेह होना पड़ता है और हर को अपने आइन के और अपने, देखिए आप एंकर हैं, आपका काम है एंकरिंग करना, आपके एक कैमरामैन भी होगा, वो आपकी जगह नहीं बैठता है। जो आप हैं, आप कैमरामैन की जगह नहीं बैठते हैं, जो लाइट मैन है वो लाइट की जगह पे नहीं बैठता है। तो बड़ी सीधी सी बात है कि आप ही के चैनल में 2018 में ये कहा गया कि BRT ख़राब हो चुका है और इल्ज़ामात, और फिर हमसे कहीं ज़्यादा आप फतियाना साहब से पूछ लें, इमरान खान साहब ने इस्टेब्लिशमेंट के बारे में क्या राय दी है, उनके सारे आप ख्यालात, उनके माजी के इंटरव्यूज, उनकी पुस्तकों को उठा के देख ले। निहाल भाई, मेरा जो कैमरामैन है, उसका नाम ज्यादा अगर कोई वजाहत के साथ इस्टेब्लिशमेंट के बारे में बात करता है तो मैं तो जवाब नहीं दे सकता हूं। निहाल भाई नहीं, मैं कुछ और बेहतर जवाब। निहाल भाई मैं कुछ और पूछ रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि मेरे कैमरामैन का नाम कैमरामैन ही रहेगा, ड्राइवर का नाम ड्राइवर रहेगा, मेरा नाम एंकर ही रहेगा, और अगर कोई रिपोर्टर है तो उसका नाम रिपोर्टर रहेगा, कोई ब्यूरो चीफ है तो ब्यूरो चीफ रहेगा, प्रोड्यूसर जो है प्रोड्यूसर रहेगा। हम में से कोई एस्टेब्लिशमेंट नहीं है। हम जानना चाहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट कौन कौन है, एस्टेब्लिशमेंट एक्चुअली है कौन? आपने एस्टेब्लिशमेंट का नाम मैंने बताया कि एस्टेब्लिशमेंट कौन कौन है। कौन है एस्टेब्लिशमेंट? कोई एक इदारे को आप नहीं कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट, कहते हैं पाकिस्तान के वजारतों के अंदर जो इदारे इंडिपेंडेंटली काम करते हैं, और उसकी बड़े वादे इमरान खान साहब ने ज्यादा उस पे सैर हासिल सर कभी की है तहरीरी तौर पे इस तरह का मुतालबा। सर इमरान खान ने फतियाना साहब ज्यादा बेहतर, रियाज भाई ज्यादा बेहतर। निहाल भाई 1 मिनट रुके, आप रुके 1 मिनट, आप रुके, मैं आपके पास वापस आऊंगा। जी रियाज फतियाना साहब, कौन है जी एस्टेब्लिशमेंट? बताएं किसको कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट? इमरान खान साहब, सबसे पहले तो मैं खुशामदीद कहूँगा रुबीना कैम खानी साहिबा को। हम इकट्ठे मेंबर कौमी असम्बली रहे हैं, माशाल्लाह बहुत इन्होंने परफॉर्म किया अपने वक्त में। अब शायद ये सिंध में चली गई हैं, सूबे में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और दूसरा निहाल हाशमी साहब जो हैं, ये पहले उनका काफ़ी धड़न तख्ता हो चुका है अपनी पार्टी की मोहब्बत में। और वालेकुम सलाम, कैसे हैं? खैरियत से हैं? अच्छा, तो ये है कि जो निहाल हाशमी साहब हैं, मुझे पूरा यकीन है कि जब कभी भी इनकी हुकूमत आई तो इनको किसी ने पूछना ही नहीं है, क्योंकि कई लोग आँख ओझल पहाड़ ओझल, तो होता यही है कि जिनकी कुर्बानियाँ होती हैं वो याद नहीं रहते, जो जिनकी कुर्बानी नहीं होती वही आगे आकर मुसल्लत हो जाते हैं। इसलिए मेरा ख्याल है कि वो दाएँ बाएँ होके स्लिप कर गए, उन्होंने नहीं बताया कि एस्टेब्लिशमेंट क्या है। तो मेरा ख्याल है वो अच्छा ही किया, उन्होंने नहीं बताया। सर मुझे आज कोई बताएगा आप में से कि एस्टेब्लिशमेंट क्या है? सर कौन है? ओवरऑल तो आपको मालूम ही है कि नहीं मैं बता दूंगा। देखें, मैं तो जो हुकूमत है वो ज्यादा बेहतर और वादे तौर पे बयान कर सकती है, इसलिए तो मैं रियाज भाई से कह रहा हूं कि आप बताएं। और इमरान खान साहब ने इसको बहुत बार इसको एक्सप्लेन किया है। जी रियाज, मैं अर्ज करूं कि मुल्क की रियासत के 3 सतून है, लेजिस्लेटिव, एग्जेक्टिव और जुडिशरी। तो ऑब्वियसली लेजिस्लेटिव मीन पार्लियामेंट और उनसे पैदा होने वाली हुकूमत है, एग्जेक्टिव से मुराद सिविल और मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी है, और जुडिशरी से मुराद सुप्रीम कोर्ट से लेकर सिविल जज तक। तो ये सारी हायरार्की है रियासत की, और हर इदारा अपना काम कर रहा है। और इसमें अगर आप इस्टेब्लिशमेंट की बात करते हैं तो दुनिया के हर मुल्क में इस्टेब्लिशमेंट मौजूद है जो फैसला कुन मामलात में मदाखलत करती है, हिस्सा लेती है। जो दुनिया की सबसे सुप्रीम ताकत है हर लिहाज से, अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका,
उसमें भी सदर ट्रंप बाजार नज़र आते हैं, बहुत ताकतवर हैं। वहाँ का जो वाइट हाउस है, लेकिन वहाँ पे आपकी पेंटागन जो ठीक करती है, CIA, वहाँ की कांग्रेस, वहाँ का स्टेट डिपार्टमेंट, तो ये सारे मिल के इस्टेब्लिशमेंट बनती हैं। तो ये इदारे होते हैं जो मुल्क को चला रहे होते हैं, और इनका बुनियादी मकसद होता है कि रियासत की हिफाजत की जाए। और चूँकि हुकूमतें आती जाती रहती हैं, इदारे कायम रहते हैं, तो ये तकरीबन हर मुल्क में एक रोल होता है इस्टेब्लिशमेंट का, जो रियासत से वफादार होते हैं, और उनकी कोशिश होती है कि रियासत की पॉलिसीज़ और रियासत का इस्तेकाम और सालमियत, यकजहती और आज़ादी मुतासर ना हो। तो इसमें पॉजिटिव मुस्बत पहलू भी है। नहीं तो आप एस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत के हामी हैं, पाकिस्तान की हिफाजत, आप एस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत के हामी हैं रियाज फतियाना साहब। देखें, गुजारिश ये है कि अगर इसमें एक और इजाफा कर दूं, इस्टेब्लिशमेंट, कैबिनेट डिवीजन और मुख्तलिफ जो वजारतें उनके मातहत जो इदारे काम कर रहे होते हैं, वो लॉ इन्फोर्सिंग हो, वो फॉरेन हो, वो दाखिला हो, उनको मिला के कहते हैं। अच्छा चलो, मैं एक मिनट, मुझे देखें, मैं एक सेकंड निहाल भाई, पता है क्या, अब डाक खाने वाले तो आपके इलेक्शन पे असरअंदाज नहीं हो सकते ना। महकमा तालीम बेचारा क्या असरअंदाज होगा आपके इलेक्शन पे? अब इसके अंदर सैकड़ों ऐसे महकमे हैं पाकिस्तान में, मैं आपको गिनवा सकता हूं, वो बेचारे क्या असरअंदाज होंगे। आप किसी खास यानी एस्टेब्लिशमेंट के इदारे, आपने लफ्ज इस्तेमाल किया, मुझे बताएं वो कौन से इदारे हैं जो आपके इंतखाबात के ऊपर, क्योंकि अपोजिशन की जब मुलाकात हुई थोड़े दिन पहले पार्लिमानी लीडर्स की आर्मी चीफ से और DGISI से, तो वहां जब बात हुई तो कि आप खुद ही चेयरमैन नैब आपने लगाया, और ये इलेक्शन कमीशन भी, और हमें जब बुलाया जाता है तो सिक्योरिटी के लिए बुलाया जाता है, और आप लोग खुद हमें एप्लीकेशन देकर बुलाते हैं कि पोलिंग स्टेशन में आपको सिक्योरिटी चाहिए। तो आप कैसे हमारे रोल को हर चीज के अंदर डाल देते हैं और ब्लेम हमें करते हैं? तो आप जरा खुल के आ जाए निहाल भाई, फिर आप कहना क्या चाह रहे हैं एक्चुअली इसमें डिमांड में? आप भी बड़े मासूम हैं और रियाज भाई भी बड़े मासूम हैं। मैं एक बेवकूफ भाई बात सारी ये है कि RTS किसने बंद किया था? पोलिंग स्टेशन पे कौन लोगों की अमलदारी थी? देखिए, या तो इलेक्शन कमीशन हो, या जो रिटर्निंग अफसर जो जुडिशरी की तरफ से आते हैं, या प्रिजाइडिंग अफसर जो मुख्तलिफ महकमों के आते हैं, वो तो बेबस थे। आप एंकर हो कि आपको नहीं पता? आपके चैनल्स ये चीज दिखा रही थी, आपके चैनल्स ये बता सर देखिए, मैं एंकर हो के तो मैं आपको बता दूं एस्टेब्लिशमेंट कौन होता है। सर, एस्टेब्लिशमेंट आपके आर्मी चीफ और उनके करीबी साथी, आपके आर्मी चीफ और उनके करीबी साथी, मेरी अंडरस्टैंडिंग में ये एस्टेब्लिशमेंट है। पाकिस्तान जैसे मुल्क में हम एक सिक्योरिटी स्टेट है, हमें आसपास से खतरात भी रहते हैं, हमारी जुग्राफियाई अहमियत भी ऐसी है, तो हमारे यहाँ पे रियासत है। मैं एक सेकंड सर वो पाकिस्तान आप कागज में हैं, आप कागजों में इस्लामी फलाही रियासत हैं फिलहाल। हम एटॉमिक कुव्वत हैं। अब मेरी अर्ज सुनें सर, मेरी अर्ज सुनें, मैं आपको बता रहा हूँ फलाही रियासत है। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि पाकिस्तान के इस्लामी फलाही रियासत है। पाकिस्तान के जो भी आर्मी चीफ होंगे वो और उनके जो करीबी साथी होंगे, ये है एस्टेब्लिशमेंट, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है आज तक। तो क्या आप उनको पैगाम दे रहे हैं? किसको दे रहे हैं पैगाम? वो तो आपको क्लियर कर चुके हैं कि हमने किताबों में तो ये कुछ नहीं लिखा हुआ है। किताबों में तो और बहुत कोई खलाई मखलूक का जिक्र भी नहीं है। देखिए ना, किताबों में तो खलाई मखलूक का जिक्र भी नहीं है। हाँ, नहीं है। तो ये तो आपका काम है, आप मीडिया के लोग हैं, आप इस बात को बयान करें, तहकीक करें, आप इन्वेस्टिगेटरी रिपोर्ट कर रहे हैं। और मुझे निहाल भी पता क्या लगता है, मुझे ये लगता है कि नवाज शरीफ साहब ने आप लोगों के साथ वो किया है जो अल्ताफ हुसैन साहब MQM के साथ कर देते थे। यानी वो अल्ताफ हुसैन साहब कह के तो सो जाते थे लंदन टाइम के मुताबिक, और वो वहां पे आराम करते थे, और यहाँ पे पूरी की पूरी MQM उनको डिफेंड करती थी। पाकिस्तान का एक मुहिब्बे वतन शख्स जो कि न्यूक्लियर पावर पाकिस्तान को बनाता है, आप उसके बारे में ये बात नहीं कर सकते। नहीं, मैं बात नहीं कर रहा, मैं सिमिलैरिटी आपको बता रहा हूं कि अल्ताफ हुसैन साहब कोई बयान दे के सो जाते थे और पूरी की पूरी MQM को मुसीबत पड़ी होती थी कि अब इसको डिफेंड कैसे करना है। तो आपके साथ एग्जैक्टली वही हो रहा है। डिफेंडिंग और नॉन डिफेंडिंग की तो कोई बात नहीं है ना। तारीख का हिस्सा उन्होंने जो कहा कि एक इदारे के एक तर्जुमान ने कहा कि रिजेक्टेड, तो ये क्या गलत बात थी? ये झूठ है। उन्होंने कहा ये हुआ है ना, ये तारीख का हिस्सा है। ठीक बात है। और तारीख के बाद में उसको अप्रिशिएट दोहराया है। पाकिस्तान के किसी मीडिया में किसी जगह पे इसको अप्रिशिएट नहीं किया गया। इवन उन्होंने खुद कहा बाद में कि मुझसे गलत हुआ, उन्होंने खुद कहा बाद में मुझसे गलत हुआ, क्योंकि अप्रिशिएट ही किसी ने नहीं किया। हर एक ने कहा ये गलत किया है। नवाज शरीफ साहब वो पहले आदमी नहीं है जिन्होंने उसको गलत कहा। नवाज शरीफ साहब ने ताखीर के साथ गलत कहा, हम लोग पहले दिन से गलत कह रहे हैं उसको। मियां साहब ने देर कर दी कहते कहते। अब मेरी गुजारिश यह है कि 2018 के इलेक्शन में वो कह रहे हैं रिगिंग हुई है मेरे साथ।
अब किसने की है, कौन है उसके पीछे? मियां साहब खुल के आए ना, बताएं, फिर नाम ले। भाई चीफ इलेक्शन कमिश्नर का भी नाम लिया, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन नाम लिया, ऑन रिकॉर्ड चीफ इलेक्शन कमीशन साहब सरदार मोहम्मद रजा खान साहब आए और उन्होंने कहा मुझे नहीं मालूम कि ये आरटीएस बंद कैसे हो गया, 8, 10, 20 घंटे तक ये बंद रहा। और सारे आप देखें ना, जो लोग इलेक्शन लड़ते रहे उनसे बुला करके पूछिए, आपके मीडिया की रिपोर्ट्स हैं, आपके पास शवाहिद हैं, आपके पास डॉक्यूमेंटेशन है, हर चीज आपके पास मौजूद है। जी ठीक है। अब निहाल भाई ऐसा है कि मुझे जरा रुबीना कायम खानी साहब के पास जाना होगा, पीपल्स पार्टी, क्योंकि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट उनका रोल, पीपल्स पार्टी ने इस सारे मामले को इनिशिएट किया है और उन्हीं की वही मेज़बानी कर रहे थे और आप सब वहाँ पे तशरीफ ले गए थे। रुबीना कायम खानी साहबा, मुझे ये बताएं कि मियां नवाज शरीफ साहब की जो अगर पूरी तकरीर आप देखें और उससे अगर आप इत्तफाक करें तो फिर ये सारा का सारा एक जालसाजी पे मबनी हुकूमत बनी है, तो इस हुकूमत को आप लोग कैसे चलने दे सकते हैं? एक सिंपल ऑप्शन है, सारे मिलकर रिजाइन करें, ये हुकूमत एक दिन में, एक घंटे में गिर जाएगी। बिल्कुल इमरान साहब, मैं ये कहूँगी कि जो ख़ास तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी हमेशा से ये जब से ये इलेक्टेड हुकूमत आई है और सबसे ज़्यादा हमने जो है स्ट्रांगली जो है वो कंडेम किया है जो लास्ट इलेक्शन का जो प्रोसेस हुआ है और जो उसमें रिगिंग हुई, ख़ास तौर पर हम तो सब बहुत ज़्यादा उसके विक्टिम रहे। और यही है कि बिल्कुल पहले क्योंकि एक हम चाह रहे थे कि जो ख़ास तौर पर पाकिस्तान में एक जो जमहूरी जो प्रोसेस है, जब अगर आप देखें जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई थी 2008 में, तो हमने जो है वो एक पहला टेन्योर था जो जमहूरियत का 5 साल हमने पूरा कंप्लीट किया और उसके बाद एक कंटिन्यूटी हो रही है जमहूरी दौर की। तो उसमें जो है हम यही सोच रहे थे कि इस हुकूमत को चलो ठीक है एक इलेक्शन के प्रोसेस के थ्रू आई है, बेशक इसमें सिलेक्टेड लोग हैं, बेशक इसमें रिगिंग हुई है और बहुत बड़ी इसमें जो है वो एक धांधली हुई है, अवाम के जो राइट्स पे इस डाका डाला गया है, जो एक वोट का जो उनका हक होता है। लेकिन हमने कहा कि चलो ठीक है, एक जमहूरी तौर पे एक असम्बली फंक्शनल हैं और जो है बेशक पीटीआई के वोट्स और वो सिलेक्टेड लोग ज़्यादा आ गए, लेकिन हम एक इस प्रोसेस को चलने दें। लेकिन 2 साल में आप देखें कि कुछ भी नहीं हुआ कि जिस तरह से अगर इनकी इनकॉम्पिटेंसी इतनी हद तक बढ़ गई है कि आज बेरोजगारी आप देख लें, आज मईशत आप देख लें, आज फॉरेन पॉलिसी है पाकिस्तान की देख लें, तो कोई भी ऐसी चीज़ जो पीटीआई के लोग जो तकरीरें करते थे या जो इमरान खान साहब कहते थे, बड़े बड़े दावे करते थे, आप देखें कि खुद आपने भी इंटरव्यूज़ किए होंगे पहले की भी और अभी भी, तो कितना तजाद है कि कोई एक चीज़ भी फुलफिल नहीं हुई। तो उसको देखते हुए हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कहा, पहले तो हम सोचे थे कि चलो ठीक है शायद कुछ डिलीवर कर दें, ये जमात जो नाम मौलूद है उसको जो है वो नो मौलूद कहेंगे या शायद मैं ख्याल से वो क्या नो मौलूद जमात है जो नई जमात, तो उसको शायद थोड़ा सा बिल्कुल उसको सीखने में थोड़ा सा जी बिल्कुल इसको शायद सीखने में थोड़ा सा ये टाइम, लेकिन इसने 2 साल लगाने के बाद भी जो है बजाय पाकिस्तान को किसी ट्रैक पे चढ़ाने के और पीछे कर दिया है। तो अब इस हुकूमत का घर पे जाना बनता है और बिल्कुल हम कैसे जो है आप लोग रिजाइन करने का ऑप्शन जो है, रिजाइन करने का ऑप्शन वो सबसे आसान, कोरोना पेंडेमिक है ना, आप लोगों को सड़कों पे नहीं निकाल सकते। आपकी कोशिश होनी चाहिए कि लोगों को बाहर निकाले बगैर आप हुकूमत को घर भेज दें, तो उसका सबसे आसान तरीका है कि आपके सारे एमएनए रिजाइन करें, हुकूमत 1 घंटे में गिर जाए। ब्रेक ले रहे थे, ब्रेक के बाद बात करते हैं, एक ब्रेक लें, वापस आ रहे हैं। वेलकम बैक नाजरीन। अब जरा ये सर फतियाना साहब गौर से सुन लें, ये जो लाहौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो कह रही है नवाज शरीफ को हुकूमत ने बाहर भेजा, वापस लाना उसी की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ सजा याफ्ता है, इनकी हाजिरी आपने यकीनी बनानी है। वफाकी हुकूमत ने नवाज शरीफ को बैरून मुल्क जाने की इजाज़त दी है, वफाकी हुकूमत के पार्ट पर बड़ा लैप्स है, बड़ी कोताही है। उन्होंने कहा कि ये बाहर भेजने का ऑर्डर हमने नहीं दिया, इसकी जिम्मेदार वफाकी हुकूमत है और हमारे पास यहाँ पे मुलजिम मौजूद नहीं है। 20,000 केसेस अपील के पड़े हैं जिन पर हमने फैसला करना है, यहाँ मुलजिम की हाजिरी नहीं हो पा रही, तो आगे कैसे बढ़ें? सर अब ये लेकर तो आपने आना है, तो अब आप क्या करेंगे सर? और भेजा भी आपने, हाई कोर्ट ने आप पे डाल दिया कि जनाब आप ही ने भेजा है, आपका डिसीजन था, अब लाकर वापस दें आप। इमरान खान साहब, हुकूमत ने अदालती हुक्म की तामील की है
और एक तो इंसानी हमदर्दी थी, गवर्नमेंट ने ज़्यादा अपोज नहीं किया, लेकिन असल बात जो है वो अदालती हुक्म के तहत बाहर गए हैं। और हुकूमत ने जो कहा था कि एक माकूल गारंटी हो तो शख्सी ज़मानत दी गई, और ये भी आपको सब मालूम है, पूरी कौम जानती है कि किसने बाहर भेजा। इसलिए मेरा ख्याल है इस पर ये बहस के मतलब नहीं है चीज़ के कैसे गए, लेकिन ये तय को गए और अदालती हुक्म के तहत गए। हुकूमत इसमें कोई जिम्मेदारी उठाने को तैयार नहीं है, क्योंकि अदालत का काम है कि उनको वापस लेकर आए और उनके गारंटर से पूछे कि वो किधर है। नहीं, अदालत ने कहा है कि अब रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, और आपके जो वहां पे ऑफिसर गए हैं अदालत में, उन्होंने ये बताया, एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने ये बताया वहां पे कि अगर अदालत हुक्म देगी तो कार्रवाई कर सकते हैं मियां नवाज शरीफ साहब को वापस लाने के लिए। और बरतानिया के कॉमनवेल्थ ऑफिस को भी वारंट गिरफ्तारी के बारे में बताया गया है। हमारा हाई कमीशन बरतानिया की वजारत खारजा के जरिए से अदालत में जाएगा, वहां पे भी एक पूरा प्रोसेस है जो आपको करना पड़ेगा, और ये गवर्नमेंट के पार्ट पे है। अब अदालत ने, देखें, अदालत ने सर आपको कहा था कि ये जो आपने पैसे रखे ना बाउंड, ये आप छोड़ दें, बस अदालत ने सिर्फ ये किया है, बंदा तो आप लोगों ने बाहर भेजा है। जी ऐसी बात नहीं है, मैंने पहले अर्ज़ किया कि अदालती हुक्म के तहत अदालती हुक्म की तामील कर हुकूमत ने उनको बाहर भिजवाया है, और बरतानिया से किसी को वापस लाना इतना आसान नहीं है। आपको मालूम ही है कि दुनिया भर से लोग जो वहाँ जाते हैं, वहाँ के बहुत सारे इश्यूज़ हैं, वहाँ का मुकामी कानून है, ह्यूमन राइट्स के इशू हैं, तो हुकूमत अपने तौर पर कोशिश करेगी, लेकिन वहाँ आज तक तो अल्ताफ़ हुसैन को हम वापस बरतानिया से नहीं ला सके, तो इनको कहाँ से लाएंगे। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ हुकूमत की ज़िम्मेदारी नहीं, ये तमाम इदारों की ज़िम्मेदारी है जो रियासत को रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें जुडिशरी ख़ास तौर पर शामिल है, और इस सिलसिले में उन्हें चाहिए कि अपना अपना आइनी कानूनी रोल अदा करें। बस ठीक है, फतियाना साहब आपने बता दिया कि आप नहीं ला सकते, और अदालत चाहे तो वो अदालत भी कोशिश करके देख ले। मियाँ साहब फिर अपनी मर्जी से ही आएंगे, जब वो आएंगे। निहाल हाशमी बहुत खुश हो रहे हैं, लेकिन उनका तीसरा नुक्ता जो APC का है उसमें यह कहा गया कि इंतखाबी इस्लाहात की जाएं। निहाल 10 साल में आप लोगों ने क्या किया, पीपल्स पार्टी ने और PMLN ने। अब आप 10 साल के बाद आके एक नई हुकूमत से ये कह रहे हैं कि इंतखाबी इस्लाहात करो। सर क्या करते हैं आप लोग? इमरान, जितने हमने इस्लाहात करने थे हमने किए, और देखिए कानून साजी हमेशा अपग्रेडेशन होता रहता है। RTS हमारे दौर में बनाया गया, RTS हमारे दौर में 2017 में आपने एक एक्ट बनाया था, ठीक है, फेलियर किया गया, सुनने ठीक है। अब अगर उसको, और अगर जब भी कोई चीज बनाई जाती है तो उसमें अगर कमी कोताही और कोई ऐसी कमी बेशी हो जाती है तो फिर उसके लिए बैठा जाता है। हमारे पास कमी जो सब कमेटी है या पार्लिमानी कमेटीज हैं या स्टैंडिंग कमेटीज हैं, इनका यही काम होता है कि आप उसके नोक पलक को दुरुस्त किया जाए और बेहतर उसको ज़्यादा उसको मौसर बनाया जाए, ताकि कोई लीकेज ना हो, कोई लैप्स ना हो। जिस तरह से अभी रियाद भाई कह रहे थे ना गवर्नमेंट की कि कोई जिम्मेदारी नहीं, तो मुझे याद आया, मैं हंसी इस बात पे रहा था कि डॉक्टर सारे हुकूमत की थी, अस्पताल हुकूमत का था, डॉक्टर हुकूमत का था, वजीर हुकूमत के थे, कैबिनेट इस हुकूमत की थी, और जितने भी इदारे हैं ये हुकूमत के मातहत हैं। हाँ, जुडिशरी जो है अदालत के हुकूमत के मातहत नहीं हो तो वो इंडिपेंडेंट होता है, मगर सारे इदारे हुकूमत के ऊपर नहीं होते हैं, हुकूमत इदारों के ऊपर होती है, और ये मातहत है। तो इन्होंने अपने इदारों से नहीं पूछा, इन्होंने अपने डॉक्टरों से, अपने अस्पताल से नहीं पूछा। तो मैं समझता हूं कि ये एकदम टोटली फेल हो चुके हैं। ये इन्होंने RTS में वादा किया था कि हम कमेटीज बनाएंगे, हम पार्लियामेंट में डिस्कशन होगा, स्पेशल कमेटी बनेगी, इसको बहुत ज्यादा छानबीन किया जाएगा, इसको रिफाइन किया जाएगा। मगर एक चीज जो इन्होंने अगर आगे बढ़ाया, पाकिस्तान को ना पार्लियामानी निजाम को आगे बढ़ाया गया, ना मईशत को आगे बढ़ाया गया, ना लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर किया गया, ना खारजा को बेहतर किया गया, ना इस मुल्क में इंसाफ के तकाज़ों को पूरा किया गया। इस मुल्क में एक इंतकाम की सियासत की गई, एक जुल्म और सितम की सियासत किया गया। पार्लियामेंट के अंदर भी 2 नंबरी की गई, फ्लोर क्रॉसिंग की गई, लोगों को खरीदा, धमकाया और धांस और धौंधली की गई। तो कोई एक मिसाली चीज बता दें जो इस हुकूमत ने की हो। ठीक है, अब मैं रुबीना कायम खानी साहब, अब देखें, अब आप 2 चीजें एक करना चाह रहे हैं, थोड़ा टेक्निकली इसको समझा दीजिए हमें। आप इस्लाहात भी करना चाह रहे हैं, चीज़ों को ठीक भी करना चाह रहे हैं, और चीज़ों को ठीक करने के लिए हुकूमत के सामने आप मुतालबात भी रख रहे हैं, और कुछ चीज़ों में आपको मुज़ाकरात करने पड़ेंगे उनके साथ, और बैठ के चीज़ें तय करके आपको बनानी पड़ेंगी, चाहे वो कानून साजियाँ या दीगर कुछ मामलात हैं। दूसरी तरफ आप हुकूमत को गिराना भी चाह रहे हैं,
तो ये दोनों चीजें एक साथ कैसे मैनेज हो सकती हैं? या तो आप हुकूमत गिरा के खुद आके ये सारा कुछ करेंगे, या इस हुकूमत के साथ आपको बैठ के ये सारा कुछ करना पड़ेगा। एक्चुअली करना क्या है? ये एक कंट्राडिक्शन है। या तो आप जाएंगे जंग में, तो या आप जाएंगे मुज़ाकरात में। जी बिल्कुल। मैं ये कहूँगी इमरान कि जब आप इस तरह के हालात होते हैं तो पहले तो आप कोशिश करते हैं बातचीत के ज़रिए जो है मसाइल का हल निकाला जाए। और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है या मतलब सियासी जो हमारी जो मुल्क की जमातें हैं उनको, और ख़ासतौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हमेशा ये कोशिश रही है कि अगर मामलात जो है अफ़वाम तफ़हीम के ज़रिए जो अगर हल हो जाते हैं तो इससे बेहतर तो कोई बात ही नहीं है। क्योंकि अगर इलेक्शन में हम दोबारा जाते हैं या जैसे एक हमारी ये भी है बिल्कुल कि अगर फिर भी अगर ये हुकूमत अभी नहीं, आप देखें कि लास्ट जो लेजिस्लेशन हुई है, पार्लियामेंट की सुपरमेसी की बात करें, किसी भी इदारे की सुपरमेसी की बात करें तो यहाँ पर जो है वो सिवाय हमें नाकामी के इस हुकूमत के कुछ नज़र नहीं आ रहा। लेकिन फिर भी जब एज अ सियासी पार्टी होने के, एज अ सियासी वर्कर होने के उसमें कि हम चाहेंगे कि सिस्टम, क्योंकि ख़ासतौर पर पाकिस्तान में जिस तरह से एक लंबे अरसे तक एक डिक्टेटरशिप रही, इलेक्शन का प्रोसेस जो है वो एक लंबे अरसे तक जो है वो डिले रहा, और जो हालात माजी में रहे वो हम सब उसको अच्छी तरह से उसके साथ अवेयर हैं। तो हमारी कोशिश यही है कि मतलब जो आज ये तमाम पार्टीज़ का जो अलायंस हुआ है उसमें हमने हुकूमत को एक पावर शो दिखाने के लिए, एक बावर करवाने के लिए कि भाई अगर हुकूमत अपनी पॉलिसीज सही नहीं करती तो फिर हमारे पास जो है ये ऑप्शन के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है कि हम उसको घर भेजें। यानी इसका मतलब है जो 30-40 दिन का टाइम है वो इसलिए है, 30-40 दिन का टाइम है वो इसलिए है कि अगर गवर्नमेंट आपके साथ टेबल पे आती है और चीजें ठीक होती है तो ठीक है, वरना फिर आप वही करेंगे। जी बिल्कुल हमारी कोशिश यही है कि जिस तरह से आप देख लें कि अभी जो रिसेंट जो लेजिस्लेशन हुई, किस तरह से पार्लियामेंट में जो है वो अपोजिशंस के राइट्स को जो है वो वायलेशन की गई, उनको बोलने नहीं दिया गया, ना ही कोई जो है री काउंटिंग कराई, जबकि एक मतलब रूल्स में है पार्लियामेंट के कि ये आपको मतलब कानून है कि आप ये एक अपोजिशन का राइट होता है कि अगर वो री काउंटिंग की अगर बात करता है या डिवीजन की बात करता है तो वो मतलब स्पीकर को करना चाहिए। लेकिन आप देखें कि यहाँ पर जिस तरह से एक थोपी गई है लेजिस्लेशन, एक थोपी गई है एक जो कानून साजी के अवाम के ऊपर कि जिसमें जो है वो इतना भी राइट नहीं है अपोजिशन मेंबर्स का कि वो उसमें अमेंडमेंट्स कर सकें या उसके ऊपर बात कर सकें। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप खुद देख लें कि करप्शन की अगर बात करते हैं, एनआरओ ये जो है वो हमें उस चीज़ में ब्लैकमेल करते रहते हैं या बात करते रहते हैं। एनआरओ किस बात का? हमने तो कभी एनआरओ लिया ही नहीं है, हमने तो जेलें काटी, हमने मुकदमात का सामना किया। अभी तक जो है हमारी लीडरशिप चाहे वो बीमार हो, जिस हालत में भी हो, हम लोग जो नेब के दफ्तर में पहुंचे होते हैं, जेलें काट रहे हैं। तो वो मतलब ये चीजें रुबीना, अगर आप अदालत के बाहर खड़े हो जाए ना तो रोजाना बेशुमार बीमार, कमजोर, गरीब, थके हुए, बहुत बुरी हालत के अंदर दो बेटे साइडों से उठा के अपने बापों अदालतों में आते हैं। ये नॉर्मल चीज है, ये नॉर्मल। आपको तो अल्लाह ताला ने सहूलतें दी हैं, उनके पास तो सहूलतें भी नहीं होती। बिल्कुल मैं इस चीज से, इसीलिए हम इदारों की जो है वो एहतराम कर रहे हैं ना, इसीलिए कि गरीब आदमी जाता है तो हम भी जाएंगे। लेकिन आप देखें क्या अलीमा बाजी जो है वो इस चीज से बरी हैं? क्या परवेज खटक खान साहब जो है वो इस चीज से बरी हैं? आप नवाज शरीफ साहब की बात कर रहे हैं, क्या वो जहांगीर तरीन साहब जो है वो लंदन में नहीं बैठे? क्या परवेज मुशर्रफ को लाने की बात कर रही है ये इमरान खान का? मतलब आप देखिए, मैं इस पे एक चीज में आपसे एक कानून होगा। आपने बाजवा साहब की भी बात की, आसिम सलीम बाजवा साहब की भी आप लोगों ने बात की। देखिए, मैं एक चीज आपके सामने रखता हूं, जब इमरान खान साहब ने नवाज शरीफ साहब को अदालत में लाया तो बहुत ज्यादा टाइम सड़कों पे गुजारा, जलसे जुलूस किए, एक पॉलिटिकल कैंपेन बनाई, फिर अदालत में एप्लीकेंट बन के गए। तो इस तरीके से वो लेकर आए थे। तो अगर आपने इन चीजों के, इन लोगों के खिलाफ करना है तो आपको उतनी मेहनत तो करनी चाहिए कम से कम। क्या ख्याल है रुबीना, आपको मेहनत तो करनी चाहिए या सिर्फ बयानात से ही आपको लगता है कि हुकूमत खुद ही कर देगी? आपको अदालत जाना चाहिए? मैं ये कहूंगी कि हमने अदालतें, बिल्कुल हमने अदालतों में हमने केस चलाए हैं परवेज मुशर्रफ के खिलाफ भी, और वो हमेशा आप देख लें कि वो किसने किया था, हमने किया। किसने बाहर भेजा परवेज मुशर्रफ को? हाथ में तो ले कोई भी
परवेज मुशर्रफ को आप लोगों ने बहुत एतराज किया था, आपने तो सिर्फ गार्ड ऑफ ऑनर दिया था। बाहर किसने भेजा, आपको याद है? नहीं, गार्ड ऑफ ऑनर हमने नहीं दिया था। आपकी गवर्नमेंट में थी कि जब एक नहीं गवर्नमेंट थी, लेकिन उसको हमेशा जो है उसको गलत वो दिया जाता है रंग। हम एक जब भी कोई प्रेसिडेंट उतरता है तो उसमें आप जो उससे पहले जो मतलब उसके बाद जो आते हैं तो वो एक रूल्स में थी। ठीक है, अब बाहर किसने भेजा था परवेज मुशर्रफ को, जिसपे आप लोगों ने बहुत तनकीद की थी? बाहर किसने भेजा था जब आपने कहा कि भगा दिया परवेज मुशर्रफ को, और बड़ी तनकीद की थी आप लोगों ने? जी बिल्कुल। जब अदालत ने ये कहा था कि इस हुकूमत की जिम्मेदारी है, अगर वो परवेज मुशर्रफ को बाहर भेजना चाहते हैं तो भेजें, और अगर नहीं भेजना चाहते तो ना भेजें। जी बिल्कुल, मैं यही कह रही हूं कि नहीं भेजना, जो उस वक्त की हुकूमत थी उसको नहीं भेजना चाहिए था। लेकिन अभी जो बातें करते थे बड़ी बड़ी कि हम जो है वो गरीब के साथ भी एक ही कानून होगा और अमीर के साथ भी, क्या वो दो मतलब एक ही कानून नजर आ रहा है? पहले मैं आपसे ये सवाल करूंगी कि अपोजिशन के अमीर पकड़े जा रहे हैं, हुकूमत के अमीर नहीं पकड़े जा रहे। वैसे जो नजर आ रहा है वो तो ये है, अपोजिशन के अमीर पकड़े जा रहे हैं, जो हुकूमत के अमीर है वो नहीं पकड़े, लेकिन अमीर पहली दफा पकड़े जा रहे हैं। ये बात बिल्कुल ठीक है। इस मुल्क में चाहे अपोजिशन के अमीर हों चाहे हुकूमत के अमीर हों, अमीर पहली मरतबा काबू आ रहे हैं, ऐसा नजर आ रहा है। मैं एक ब्रेक ले ले, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर मैं फतियाना साहब से शुरू करूंगा। एक सवाल मेरे पास है ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। रियाज फतियाना साहब, अब देखें, अपोजिशन ये कहती है कि हम अवामी एजेंडा, कुछ इस्लाहात के मामलात, उनके ऊपर हुकूमत को चाहते हैं कि दबाव में लें और उससे वो काम करवाएं। आप ये कहते हैं कि असल में ये बात नहीं है, ये हमसे करवाना कुछ और चाहते हैं, ये अपने केसेस खत्म करवाना चाहते हैं। तो इस ट्रस्ट डेफिसिट के साथ, दो अलग अलग सोचों के साथ आप अगर इकट्ठे नहीं बैठ पाएंगे तो फिर वो एहतजाज करेंगे, फिर उस एहतजाज को कैसे निपटेंगे आप? इमरान खान साहब, इससे पहले कि मैं आपके सवाल का जवाब दूं, मैं पिछली तरफ जाना चाहूँगा। जनरल परवेज मुशर्रफ जब सदर ममलकत थे तो इनकी नई हुकूमत बनी 2013 में, उससे हलफ उठाया पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के वज़ीर आज़म ने भी और वज़रा ने भी। तो अगर वो गैर आइनी थे तो फिर उनसे हलफ नहीं लेना चाहिए था इन्हें। बेशक ऐवान सदर जाते वहाँ इनकार कर देते कि हम हलफ नहीं उठवाते। तो आप देखें ना, खुद आपने क्या किया, इल्ज़ाम की तरह से किसी और पे। नंबर 2, इंतखाबात 1997 और 2013 के इंतखाबात में तारीख साज धांधली हुई और एक तरफा तौर पर 2/3 मेजॉरिटी लेकर ये लोग बैठ गए। अगर 2018 में धांधली होती तो हम भी 2/3 मेजॉरिटी लेकर बैठे होते, आज हमें इत्तेहादी जमातों का सहारा लेना ना पड़ता। तीसरा, इन्होंने बात कही कि जी उस दिन जो जॉइंट सिटिंग हुई है सेनेट और कौमी असम्बली की, इसमें धांधली होगी। देखें, सारे कैमराज ऑन थे, मीडिया ऊपर बैठा हुआ था, इनके गिनती में लोग नहीं आए, गिनती में लोग नहीं आए। 194 लोगों की हाजिरी है, अटेंडेंस है अपोजिशन की। मैं अर्ज करूँ ना, 194 लोगों की हाजिरी अपोजिशन की है, 4 उनमें से उठकर चले गए, हमें उनके नामों का भी पता है, और 190 वोट इनको पड़े। 200 लोगों की से ज़्यादा की हाजिरी हुकूमत के लोगों की है, सेनेटर्स और MNAs की, 200 वोट उसको पड़े। 200% बिल्कुल परफेक्ट तरीके से वहाँ पे काउंटिंग हुई है। जहाँ तक ये कि अपोजिशन को मौका नहीं मिला तकरीर करने का। रूल्स ये कहते हैं कि जो अमेंडमेंट मूव करता है वो सिर्फ तकरीर कर सकता है, उसके लिए बार बार मौका दिया गया, इनके नाम पुकारे गए। तो उसमें जिनके नाम नहीं थे अमेंडमेंट मूव करने में, उनको कहा गया कि प्रोसेस मुकम्मल हो लेने दें, बाद में आपको तकरीर का मौका भी दे देंगे, क्योंकि दरमियान में जब तकरीरें शुरू होती हैं तो असल काम रुक जाता है। आइन साजी और कानून साजी जो है ये प्रिलिमिनरी जिम्मेदारी है पार्लियामेंट की। अगर वो हम पूरी नहीं करेंगे तो फिर अवाम कहेंगे ना कि आप करते क्या हैं, सिर्फ तकरीरें करते हैं। तो हम चाह रहे थे तकरीरें करें, लेकिन पहले कानून साजी को मुकम्मल होने दें। फिर ख़ास तौर पर पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से ब्लैक लिस्ट में जा सकता था, जो हमारी एक्सपोर्ट्स बंद हो सकती थी। 30 सितंबर डेड एंड है, उससे पहले हमने सारी कानून साजी करनी थी, और इसलिए मैं नहीं समझता उसमें कुछ गड़बड़ हुई। लेकिन ये बिला वजह उन्होंने आधे इजलास की। सर निपटेंगे कैसे इनसे? अब फाइनली मुझे बता दें, मेरे पास वक्त खत्म हो रहा है। ये कि वो डेडलॉक तो रहेगा, क्योंकि आपको लगता है कि ये केसेस खत्म करवाना चाहते हैं और उनको लगता है कि वो मजा। देखिए, मैं अर्ज करूं कि ये जो जहाँ तक इनका है तल्लुक
एहतजाज का PDM का तो मैं नहीं समझता कि आज तक माजी में कभी कोई एहतजाजी तहरीक कामयाब हुई है। इसका हल भी वही होगा, लेकिन इसके बावजूद हम इंतखाबी इस्लाहात के लिए तैयार हैं। हम तो खुद चाहते हैं इंतखाबी इस्लाहात हो, इसमें दूसरी बात राय नहीं है। हम अपोजिशन के साथ मुज़ाकरात के लिए भी मुज़ाकरात के लिए आप तैयार हैं। ठीक है, अब वक्त खत्म हो गया। अब देखेंगे, ये कल पता करेंगे कि अगर मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते तो फिर आपकी हुकूमत क्या सोच रही है। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।